परमार आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं और आज आप और हम एक साथ एक नया विषय पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिटी। और पॉलिटी के अंतर्गत हम संविधान की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमारा संविधान बना है, कितना समय लगा है, किस किस प्रकार की अड़चनें आई हैं। हमारा संविधान जो है वो एक दिन की उपज नहीं है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद और काफ़ी लंबी बहस के बाद एक संविधान सभा का गठन हुआ और उससे पहले भी काफ़ी प्रकार से संविधान के बनने के लिए अनेक सारे एक्ट पारित किए गए। एक्ट के साथ साथ अनेक प्रकार के अधिनियम जारी किए गए। अधिनियम के बाद एक संविधान सभा बनती है और संविधान सभा क्या करती है, उसको बनाने के लिए एक पूरा समय लेती है, पूरी वाद विवाद होता है, पूरी चर्चाएं होती हैं और उसके बाद एक भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन की एक पूरी कठोर तपस्या के बाद कह सकते हैं हम कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को उसको भारत के अंदर, देश के अंदर लागू कर दिया गया, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आइए हम भारत के संविधान के विकास के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ अनेक तथ्यों को देखते हैं और सारी चीज़ों को एक ही साथ हम मिलकर देखते हैं। आइए शुरू करते हैं हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। देखिए, संविधान एक दिन की उपज नहीं है। संविधान को बनने में काफ़ी सारा समय लगा है, जैसा कि आप जानते हो। तो आप जानते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, जिसमें से जैसे पुर्तगाली पहले आए थे, सेकंड नंबर पे डच थे, फिर अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी थे, स्वीडिश थे, डेनिश थे। तो अनेक प्रकार से अनेक कंपनियों का आगमन हुआ। तो उनमें से निकल के आते हैं अंग्रेज। तो जो अंग्रेज़ थे उनका क्रम तीसरा था। तो 1600 के पास आपको पता होगा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और वहाँ की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर पारित किया जाता है। और चार्टर पारित होने के साथ साथ क्या किया जाता है कि वहाँ की रानी एक चार्टर एक्ट पारित करती है और क्या कहती है, एक कंपनी का निर्माण करती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब देखा जाए तो ये आपका ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन के साथ साथ यहाँ पर आपका एशिया वाला क्षेत्र पड़ता है, एशिया, ये है आपका यूरोप, ये आपका अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो एक्चुअली में है क्या कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया जाता है और पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए एक अलग कंपनी का निर्माण की पश्चिम के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के लिए बनाई गई थी। तो इस सारी चर्चा को हम देखते हैं आगे बढ़ा करके। तो 1600 ईस्वी का एक चार्टर एक्ट पारित किया गया जिसमें कहा क्या कहा गया। तो इसके साथ जो हमें चर्चा मिलती है वो ये है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए एक सूचना तैयार की जाती है, एक उनको एक माध्यम तैयार किया जाता है 15 वर्षों के लिए, जिसमें वो पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए एक व्यापार का अधिकार पत्र जारी करते हैं। आगे चल करके यही 1600 एक्ट के माध्यम से देखा। एक बार आपको मैं बात बता देता हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में भारत आई और उसकी सबसे पहली फैक्ट्री कब लगाई गई, 1608 में सूरत के अंदर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो भारत के अंदर सबसे पहले व्यापार करने के लिए आई थी। मात्र उसका एकमात्र जो उद्देश्य था वो व्यापार करना था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1757, 23 जून 1757, 23 जून 1757 और 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई में क्या होता है, बंगाल का नवाब कौन, सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास के अंदर। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उससे पहले एक ब्लैक होल की घटना की त्रासदी होती है। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को एक षड्यंत्र के द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे प्लासी की लड़ाई बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एक और युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में, बक्सर का युद्ध।
तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो एक पूरी तरह से षड्यंत्रकारी ने होकर एक सेना के माध्यम से लड़ा गया था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई छलावा नहीं था। जिसमें कौन कौन था? अवध का नवाब, दिल्ली का बादशाह और मीर कासिम, ये भी बंगाल का नवाब था। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली का नवाब या दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, ये तीनों की संयुक्त सेना लड़ती है। और साथ में कौन है? अंग्रेजी सेना। तो अंग्रेजी सेना का एक नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो। तो इस संयुक्त सेना को अंग्रेजी सेना के द्वारा हरा दिया जाता है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं था। जब षड्यंत्र नहीं था तो इसके बाद क्या होता है कि एक पूरी तरह से भारत की राजनीति में किसका आगमन हो जाता है? अंग्रेजों का आगमन हो जाता है पूरी तरह से भारत के अंदर। तो देखा जाए तो भारत का जो संविधान, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले एक्टों के लिए तैयार होती हैं कि किस प्रकार से, कहते नहीं कि हम भारत में बेखबरी के दौर से आए थे, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी भारत के अंदर आने के लिए, हमें भारत में किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई थी। तो इनकी सारी योजनाएं धीरे धीरे अपने आप ही दिखने लगेंगी, जैसे मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा। तो 1600 ईस्वी में कंपनी आती है। 1600 ईस्वी में कंपनी आने के बाद 15 सालों का एक सूचना अधिकार पत्र दिया जाता है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, जिसमें कुछ वहाँ की रानी का एक इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब राज्य द्वारा प्रायोजित नहीं थी, स्पॉन्सर्ड नहीं थी, ये केवल और केवल प्राइवेट कंपनी थी। जैसे कि आज भारत के अंदर अनेक सारी कंपनियां हैं, बहुत से लोग रिलायंस कंपनी का भी उदाहरण देते हैं, तो हम उसी तरह से मान सकते हैं कि रिलायंस कंपनी की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी थी, केवल व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन जब उन्हें भारत के अंदर धीरे धीरे दिखने लगा कि भारत में राजाओं के बीच में आपसी मतभेद है, कोई किसी प्रकार की कोई एकता नहीं है, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया आने वाले समय के अंदर। तो इसके बाद एक एक्ट और जारी होता है 1726 का एक्ट, जिसके अंदर क्या होता है कि एक कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास से 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास है, बंगाल है और कलकत्ता, 3 प्रेसिडेंसियाँ बनाई जाती हैं, तीनों के अलग अलग गवर्नर होते हैं। तो 1726 का एक एक्ट जारी किया जाता है। 1726 के एक्ट के बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1726 से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसे बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी हम लोगों को या ब्रिटिश संसद के लोगों को, एक कंपनी के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए। तो 1726 मैंने आपको अभी बताया था कि 1757 का एक युद्ध लड़ा गया, उससे पहले अनेक सारे युद्ध लड़े गए, जैसे कर्नाटक वॉर है, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए, सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। तो अनेक प्रकार से जब युद्ध लड़े गए तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि बात ये निकल के आएगी 1765 से 1772 जो का काल है, डायसी कहता है कि यह काल लूट का काल है, मतलब डकैती का काल है। यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर भारत को लूटा गया। जो व्यक्ति क्लर्क बन के आए थे काफ़ी ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे अनेक कुछ समय पश्चात। तो जो ये टाइम पीरियड है, यहाँ पर एक इस प्रकार की चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा, मतलब कि चीज़ों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। तो 1726 के बाद जो अव्यवस्था फैली थी या 1773 से पहले जो अव्यवस्था फैली थी उसको व्यवस्थित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसमें कुछ अनेक बातें भी थी, जैसे जो यहाँ पर 3 गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल का गवर्नर अलग था, कलकत्ता का मद्रास का गवर्नर अलग था, बम्बई का गवर्नर अलग था। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन तीनों गवर्नरों में एक गवर्नर वो जो बंगाल का गवर्नर था, उसी को बंगाल के गवर्नर को ही तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए गवर्नर बना दिया गया। मतलब ये 3 हैं और इसमें बंगाल का गवर्नर है, इन दोनों गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल भी इसे बोलते हैं। मतलब देखा जाए तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था,
लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका टाइम पीरियड आपको मैं आने वाले समय में बताऊंगा, 1828 से 1835 के बीच में, 1828 से 1835 के बीच में। दूसरी चीज़ क्या की गई, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर? बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था, जिसका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे उसका मुख्य न्यायाधीश था। जैसे चैम्बर्स, हाइड, ये अन्य मुख्य न्यायाधीश थे इसके अंतर्गत, सॉरी न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश केवल एक ही था, एलिजा इम्पे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? तो एक ही है। और न्यायाधीश कितने हैं? 33 प्लस में 1, 34 वर्तमान में हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और साथ में देखा जाए तो इसके बाद कौन सा जारी होता है, जो मुख्य रूप से मैं आपको केवल एक ग्लिम्स दे रहा हूँ इसके बारे में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या आता है? 1773 के बाद आता है 1781 का एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे बोलते हैं हम संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो 1773 के एक्ट में कमियां रह गई थी, उन कमी को पूरा करने के लिए 1781 का एक्ट पारित करना पड़ा, जिसके तहत किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की विधि बनाने का भी अधिकार मिल गया। 1773 में भी एक पावर मिली थी बंगाल के गवर्नर जनरल को कि वह अगर कोई कानून मद्रास की सरकार बनाती है, बम्बई की सरकार बनाती है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल से उसे पूछना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल को एक शक्ति यहाँ मिल गई थी, एक दूसरी शक्ति यहाँ पर मिल गई है। किसके लिए? उड़ीसा और बिहार के लिए। 1781 के एक्ट में संशोधनात्मक अधिनियम जिसे बोलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी और एक चीज़ इसके अंदर थी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी 1773 के अंतर्गत क्या थी कि 4 सदस्य होते थे और प्लस में एक कौन थे? गवर्नर जनरल। अगर किसी कभी निर्णय ले, ये मैं बात कर रहा हूँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, 4 काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे, एक आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था। कल को हमें कोई भी निर्णय लेना है, कल को हमें कोई भी निर्णय लेना है, तो ये क्या करते थे? बहुमत का, इसे निर्णायक मत देने का अधिकार था। निर्णायक मत का मतलब क्या है कि कोई भी बात है उस पर 2 व्यक्तियों की आपस में क्या हो गई? बातचीत हो गई कि 2 इधर एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गई। तो इसमें क्या करेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल क्या करेगा? निर्णायक मत देगा। तो वो किसी के साथ भी जा सकता है। अगर वो 3 एक तरफ हो गई और 1 एक तरफ, तो इसमें क्या होगा? निर्णायक मत भी बेकार चला जाएगा। तो 2 यहाँ पर हो गए, 3, मतलब निर्णय क्या हुआ? मतलब गवर्नर जनरल होते हुए भी क्या हुआ? कोई पावर नहीं रह गई। तो ये एक प्रकार से व्यवस्था सही नहीं थी। आगे चल के इसको बदला भी जाता है। तो आइए बात करते हैं 1781 के बाद आता है 1784 का एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आना पड़ा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों एक्ट पारित किए जा रहे हैं? सबसे पहली बात हम देख रहे थे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अंतर्गत क्या किया गया? 2 बोर्डों की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे? वो कंपनी के ऊपर राजनीतिक रूप से नियंत्रण रखेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओसी और बीओडी, ये क्या करेंगे? बीओसी और बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये क्या करेंगे? कंट्रोल वाले कंपनी के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? ये व्यापारिक मामलों में देखेंगे कि कंपनी किस प्रकार से व्यापारिक मामलों को अपने ऊपर या दूसरे के कार्यों को किस प्रकार से संभालती है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और देखिए जब ये एक्ट पारित हुआ था तो इससे इंग्लैंड की सरकार भी, इस एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड में एक सरकार गिर गई थी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार गिर गई थी, जिसमें 2 अधिनियम आए थे, दंडास का अधिनियम और फॉक्स का अधिनियम। ये 2 अधिनियम आए थे, दंडास का और फॉक्स का अधिनियम, जब ये पारित नहीं हो पाए तो उसके बाद सरकार गिर जाती है। क्यों? कि जब संसद में सरकार कोई विधेयक लाए और वो क्या हो? पारित ना हो। इसका मतलब क्या है कि सरकार के अंदर एक अविश्वास है, मतलब सरकार में एक अविश्वास है, जिसके लिए उसे उस चीज़ को जाहिर करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि लोकसभा में बहुमत साबित कर सके। तो जब
विधेयक पास नहीं हो पाए, बिल पास नहीं हो पाए, तो दंडाज और अधिनियम, फॉक्स अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड नॉर्थब्रुक की सरकार गिर जाती है। उसके बाद एक नई सरकार बनती है। मतलब ये ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत, जिसे भारत के लिए उपयोग में लाया गया, और इसके अंतर्गत इंग्लैंड में एक सरकार भी गिर जाती है। 1784 के एक्ट के माध्यम से बीओसी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए। आइए थोड़ी और बात कर लेते हैं हम 1786 का एक्ट। देखिए एक्चुअली क्या था, 1786 का एक्ट भी हमें देखने को मिलता है। 1786 के एक्ट में क्या था, यह केवल एक व्यक्ति के लिए पास किया गया था कि उसको एक विशेष परिस्थितियों में शक्तियां दी जाएं। उसका मानना था कि अगर मुझे भारत जाना है तो मैं भारत तभी जाऊंगा जब मुझे सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जैसे आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक टाइम पीरियड था 1786 से लेकर 1793, और वो स्थायी बंदोबस्त की एक प्रणाली लेके आया था 1793 के अंतर्गत, आप भी जानते हैं। तो 1786 का जो एक्ट था, 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहता था कि उसी समय एक क्रांति हुई थी, अमेरिका की क्रांति 1776 के बाद। जैसे आपको पता है कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। 13 कॉलोनियाँ स्वतंत्र हो गई थी ब्रिटेन से, क्योंकि अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहाँ की क्रांति में लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लेकिन उससे सेना के सारे अधिकार नहीं थे, जिसका जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार से सप्तवर्षीय युद्ध में भी होता है। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, और जिसमें भी लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को वहाँ भी पराजय का मुंह देखना पड़ता है, तो वो थक चुका था इन चीज़ों को लेकर के। तो उसने कहा कि मैं भारत तभी जाऊँगा जब मुझे सारी शक्तियां जब मेरे अंडर में होंगी, कि कल को कोई फैसला ले उसको मैं निरस्त भी कर सकूं। तो 1786 का जो एक्ट था वो केवल और केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस की शक्तियों को या विशेष परिस्थितियों में अधिकार देने के लिए लाया गया, 1786 का अधिनियम। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए अब चार्टर एक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। 1793 का, 1813 का, 1833 का, 1853 का, और 1853 का सबसे अंतिम चार्टर एक्ट होता है। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंतर्गत क्या होता है, 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी सैलरी कहाँ से दी जाएगी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे उनको सैलरी दी जाएगी भारतीय राजस्व के अंतर्गत। कि मतलब उन काम तो कर रहे हैं वो भारत के अंदर, कहाँ के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, लेकिन सैलरी कहाँ से दी जाएगी, भारत के पैसे से, मतलब भारतीय राजस्व से। जो भारत से आमदनी होगी उनको वो सैलरी दी जाएगी। क्यों, आपको पता होगा कि जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध को हारने के बाद उसके बाद 2 संधियाँ हुई थी। इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, सेकंड संधि। तो जब इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी 1765 के अंतर्गत, तो 12 अगस्त और 16 अगस्त, जिसके अंतर्गत शाह आलम के साथ संधि होती है और एक दूसरी संधि होती है सुजाउद्दौला के साथ। तो सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि होती है, तो शाह आलम द्वितीय से, देखिए ये भी बादशाह था, लेकिन नाम मात्र का बादशाह था ये मुगल शासक। इसका टाइम पीरियड है 1759 से लेकर 1806। तो ये जो शाह आलम द्वितीय था, इससे एक संधि होती है, और इससे क्या लिया जाता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट ले लिए जाते हैं। तो इसी सारे पैसे को इकट्ठा करके वो इकट्ठा करते थे, ब्रिटिश के अधिकारियों को दे देते थे। मतलब राजस्व वाली व्यवस्था सी इन्हीं के पास आ गई। तो मैं इनकी आगे बात करते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों को सैलरी देते थे, और साथ ही भारत के अंदर जो भी प्रशासन था उस प्रशासन को एक लिखित रूप से लिखा गया, प्रशासन की विधियों को और सुचारू रूप से चलाया गया। मतलब अब कानून को एक लिखित रूप दिया गया 1793 के एक्ट के माध्यम से। आइए और बात करते हैं आगे के लिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि चार्टर स्टार्ट हो गया है। अब ये क्या होगा, हर 20 साल बाद रीन्यू स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हर 20 साल के बाद एक अधिकार पत्र जारी किया जाएगा आने वाले समय के लिए। तो 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, महत्वपूर्ण है आने वाले एक्ट के लिए। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, अनेक बातें निकल के आती हैं। जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या करेगी, केवल और केवल चीन
के साथ व्यापार करेगी और चाय का व्यापार करेगी। मतलब क्यों? इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, तो वहाँ की कंपनियां अब धीरे धीरे क्या करने लगी, अब वो भी डिमांड करने लगी कि हमें भी भारत जाना है। आप ये बताइए कि आपने केवल एक ही कंपनी को क्यों अधिकार दिया हुआ है? ब्रिटिश संसद से सवाल पूछने लगी, अब हमें भी भारत के साथ व्यापार करना है, क्योंकि वहाँ के लोग जानने लगे थे कि जो लोग भारत जा रहा है माला माल होके आ रहा है, तो हर व्यक्ति के अंदर एक अभिलाषा होने लगी कि मुझे भी भारत जाना है, मुझे भी भारत जाना है। तो एक उस अभिलाषा को देखते हुए वहाँ की कंपनियों ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो क्या हुआ, तो अंत में ब्रिटिश संसद को एक बात कहनी पड़ी कि भाई देखो ऐसी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत के साथ व्यापार तो बंद करे। आपने काफ़ी साल व्यापार कर लिया है, 1600 से आप ही व्यापार कर रहे हो भारत के साथ, अब अन्य लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो वही वाली बात की गई कि अब केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी किससे व्यापार करेगी? भारत में चाय का व्यापार करेगी और चीन के साथ व्यापार करेगी, भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। अब अन्य कंपनी व्यापार करेंगी, तो अन्य कंपनियों के लिए भारत का द्वार खोल दिया गया। तो और इसमें क्या बात की गई, इसके साथ एक और बात की गई कि भारत के अंदर ईसाई मिशनरी, मतलब अब कुछ ईसाई मिशनरी आएंगी भारत के अंदर और क्या करेंगी, वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी। तो भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों को भी भारत में आने की अनुमति दी गई, किसके अंतर्गत? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम। तो उसी प्रकार से एक बात और की गई। देखिए अभी तक यहाँ पर पूरी शासन सत्ता धीरे धीरे अब यही कैप्चर कर रहे हैं, 1803 में दिल्ली भी जीत लेते हैं। तो अब कहने लगे कि अब थोड़ा भारत के लोगों को भी हमें अपने साथ काम पर लगाना है, थोड़ा देखना है उनके बारे में। तो पहली बार भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात भी की गई। अब ये हुआ नहीं हुआ, ये बात की बात है, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से कह दिया गया कि हम भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेंगे। कहना भी बहुत बड़ी बात थी, शायद देखो लिखा तो हुआ है पर खर्च हुआ है नहीं हुआ ये वो ही जाने। तो ये सारी बातें 1813 के चार्टर एक्ट में निकल के आती हैं। केवल और केवल व्यापार बंद हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंद नहीं हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी काम कर रही है चीन में और चाय के रूप में भारत में। इसके बाद एक और 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आता है। कौन सा आता है? 1833 का चार्टर एक्ट, हर 20 साल बाद, फिर एक और 20 साल बाद आ गया 1833 का चार्टर एक्ट। बहुत ही बड़ा चार्टर एक्ट था, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, किसमें? 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। अब क्या किया गया, क्योंकि 1833 तक इन्होंने काफ़ी सारा क्षेत्र भारत का जीत लिया था, तो अब इतने बड़े एरिया को कैप्चर करने के लिए, उसकी शासन सत्ता को संभालने के लिए अब बंगाल के गवर्नर जनरल की बस की बात नहीं रह गई थी। अब काम क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को थोड़ी और पावर दी जाए। पावर क्या देनी थी? बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और वही पोस्ट 1833 में क्या बन जाती है? भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि शासन सत्ता बड़ी हो चुकी है, चीज़ें संभालना बहुत भारी काम हो गया था। तो उसको संभालने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए एक नए पद का सृजन किया गया। तो उसका था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, थोड़ा दार्शनिक व्यक्ति भी था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। काफ़ी सारे काम करता है, शारदा एक्ट के माध्यम से सती प्रथा का अंत करता है, दास प्रथा का अंत करता है और भारत के अंदर काफ़ी अनेक काम करता है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले भी 1833 के अंतर्गत ही एक विधि सदस्य के रूप में भारत आता है। क्या करता है? एक चौथे विधि सदस्य के रूप में भारत आता है। परमानेंट नहीं होता है, विधि सदस्य होता है वो लॉर्ड मैकाले, जिसे भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले को, ये अंग्रेजी का बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्थक व्यक्ति था। ये चाहता था कि भारत में कोई भी काम हो अंग्रेजी में हो। इससे पूछा भी गया कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति लाई जाए, तो उसने कहा कि अगर भारत में शिक्षा पद्धति लानी तो वो केवल उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इसने एक सिद्धांत भी दिया, टपक्कन का सिद्धांत, लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया कि हम भारतीयों को इस प्रकार से बना देना चाहते हैं, उनको इस प्रकार से शिक्षित करेंगे कि वो रूप से, रंग से, पहनावे से तो हों भारतीय, लेकिन चलने से, बोलने से, हाव भाव से लगे कौन? अंग्रेज। तो इसने काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी थी लॉर्ड मैकाले ने, और लॉर्ड मैकाले ही अंग्रेजी शिक्षा का जनक है और कहते भी यही लोग हैं। इसने आगे चल के आपको पता होगा 1860 के अंदर इसी के द्वारा आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं निकाली गई। जैसे आईपीसी
इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसी के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले के द्वारा, क्योंकि विधि सदस्य के रूप में आया था और यह पूरे भारत के साहित्य को ललकारता भी है कि पूरे भारत का एक साहित्य हमारे यहाँ लंदन में रखी हुई एक अलमारी के किसी रैक में एक छोटी सी डायरी के बराबर या एक पुस्तक के बराबर भारत का पूरा साहित्य है। लेकिन इसको कुछ पता नहीं था, थोड़ा नासमझ व्यक्ति था, तो इसने ये सारी स्टेटमेंट दे दी। तो 1833 के एक्ट में ये सारी बातें होती हैं, गवर्नर जनरल बनता है भारत का, विधि सदस्य के रूप में बातचीत होती है और अनेक कृतियाँ समाप्त की जाती हैं। एक बात और की जाती है 1833 के चार्टर एक्ट में कि कंपनी जो है भारत के साथ साथ अब चीन के साथ व्यापार नहीं करेगी। अब मतलब 1833 में क्या बात की गई कि अब पहले क्या था कि पहले चीन के साथ था और चाय के साथ था, लेकिन 33 में क्या कहा गया कि अब वह क्या करेगी, अब वो पूरी तरह से बंद है। अब केवल आपको क्या काम करना है, केवल शासन सत्ता का काम संभालना है। भाई आइए आप हमारे साथ शासन सत्ता को देखिए, हमारे काम को देखिए, क्योंकि इन्हें अनुभव हो चुका था कंपनी के अधिकारियों को, क्योंकि यहीं पड़े रहते थे हमेशा। तो एक अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, उच्च हाई कोर्ट का जज है, उनकी उम्र 65 साल होती है रिटायर होने की। तो 62 साल और 65 साल क्यों, एक अनुभव के आधार पर, ये नहीं कि उनको ज्ञान ज़्यादा है, एक अनुभव का उन्हें पूरा ज्ञान है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में यही सारी बातें निकल के आती हैं। 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1833 का चार्टर एक्ट के माध्यम से मैंने आपको अनेक सारी चीज़ें बताई कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1828 से 1835 के अंतर्गत 4 विधि सदस्य के रूप में, 4 सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। और साथ ही साथ क्या किया गया, कंपनी के अधिकार को, मतलब मोनोपोली को भी खत्म कर दिया गया, एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, चाय चीन के साथ भी और चाय के साथ भी। इसके बाद एक और एक्ट आता है 1853 का, ये अंतिम चार्टर एक्ट था, अंतिम चार्टर एक्ट था ये, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा। तो 1853 का चार्टर एक्ट निकल के आता है। तो इसमें क्या था, इसमें कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। इसमें बात कह दी गई, क्यों, और थोड़ा धीरे धीरे ब्रिटिश संसद को भी डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो जाए, समानांतर सरकार चलाने लगे। तो उन्होंने ये बात कह दी कि हम कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सकते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट में बात कह दी गई पूर्ण रूप से, जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है और सबसे अंतिम चार्टर एक्ट भी होता है 1853 का। आगे बात करते हैं हम 1858 की। तो 1858 में क्या होता है कि आपने सुना होगा 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति। क्या हुआ था क्रांति के अंतर्गत, एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी भारत के अंदर, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकल के आती हैं, कानपुर से कुंवर सिंह निकल के आते हैं, और दिल्ली से बख्त खां, जो देखा जाए तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का सेनापति होता है बख्त खां, 82 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति था। और साथ में एक जगह और है कानपुर के बिठूर से नाना साहिब जी ने धौधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो एक पूरी बहुत बड़ी क्रांति होती है भारत को। क्यों, वो क्रांति छोटा मोटा रूप नहीं थी, 100 सालों का एक पूरा गुस्सा था लोगों के अंदर। क्यों, 1757 में भारत ने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी, और कब हुआ था, 1857 में विद्रोह। तो ये एक दिन की उपज नहीं थी 1857 का विद्रोह, ये पूरी 100 साल की उपज थी। 1757 से लेकर 1857 लोगों के अंदर पूरा गुस्सा फूट गया था कि ये जो अंग्रेज एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। कभी जनजातीय विद्रोह हो रहे हैं, कभी धार्मिक विद्रोह हो रहे हैं, कभी शासन सत्ता को लेकर के बातचीत हो रही है। एक व्यक्ति निकल के आता है लॉर्ड डलहौजी, 1848 से लेकर 1856 वेबगत का सिद्धांत लेकर आता है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लेकर के आता है। ये कौन थे, विस्तारवादी गवर्नर जनरल थे। तो इन सारी चीज़ों को लेके हुए एक पूरा विद्रोह फूटता है लोगों के अंदर, और 100 साल का पूरा गुस्सा निकाल देते हैं 1857 की क्रांति के अंतर्गत। जिससे क्या होता है, ईस्ट जो कंपनी है उसकी पूरा का पूरा शासन सत्ता किसके अंडर में चला जाता है, ब्रिटिश संसद के अंदर। क्यों, ब्रिटिश संसद को बहाना चाहिए था किसी न किसी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के लिए। जो कंपनी है वो अप्रैल 1884 में समाप्त भी हो जाएगी, पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रैल 1884 के माध्यम से। तो 1853 में पूरी तरह से
कह दिया गया कि हम कभी भी समाप्त कर सकते हैं। उनको एक बहाना मिल गया 1857 की क्रांति का कि देखियो आपने जो काम किया है अच्छा नहीं किया है, आप कल को उखाड़ फेंकते अगर ग्वालियर की संधि हमारे साथ नहीं देते। तो 1858 में भारत सरकार अधिनियम होता है और पूरी शासन सत्ता कंपनी के हाथों से ब्रिटिश संसद में निहित हो जाती है, मतलब रानी के हाथ में आ जाती है। और 1 नवंबर 1858 को सत्ता महारानी के हाथों में सौंप दी जाती है। अब सारा काम कौन करेगा? ब्रिटिश संसद करेगी। और इसमें कमी सबसे बड़ी कहाँ निकल के आती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। क्यों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक मामले में किसी प्रकार से फेल होती है तो इसका उत्तरदायित्व कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसकी कमी से ही 1857 का सबसे बड़ा विद्रोह होता है। ये तंग आ चुकी होती है कि कंपनी के कामों को लेकर के कि एक्चुअल में ये कंपनी सुधरती क्यों नहीं है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सबसे बड़ी कमी थी 1857 के विद्रोह में। क्यों? इसी को एक कार्यभार दिया हुआ था राजनीतिक मामलों के अंतर्गत। तो जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, 1600 का एक्ट हो, 1726, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1786 का भी एक एक्ट आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की डेथ भी इंडिया के अंदर ही हुई थी। और 1793 का चार्टर एक्ट, हर 20 साल बाद 1813 का, 1833 का, 1853 का और अंत में 1858 का। जो ये सारे एक्ट थे ये सभी ये कंपनी के अधीन एक्ट पारित किए गए थे। आइए तो हमने इन सभी को जान लिया है कि कंपनी के अधीन जो चार्टर एक्ट थे। और ये जो इसके बाद आएंगे 1858 के बाद 1861, 1892, 1909, 1919, 1927, 1935, 1940, 1942, 1946 और 1947, जिसमें 3 जून, 18 जुलाई और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा। 2 राष्ट्रों का निर्माण होगा। पाकिस्तान का भारत का डोमिनियन स्टेटस की बात होती है। स्टेटस डोमिनियन राष्ट्र बना दिए जाते हैं। और भारत का संविधान की एक सभा होती है। 9 दिसंबर 1946 को एक सभा बनाई जाती है जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। 11 दिसंबर 1946 को एक और अध्यक्ष का चुनाव होता है राजेंद्र प्रसाद के रूप में। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव रखा जाता है जो 22 जनवरी 1947 को पास होता है। इसी प्रकार से एक क्रमबद्धता के रूप में भारत का संविधान चलता रहता है। 3 वाचन होते, अनेक प्रकार की बैठकें होती हैं, वाचन पे वाचन चलते रहते हैं। प्रारूप समिति का गठन होता है जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं। 6 अन्य सदस्य होते हैं, के मुंशी, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, वो पूर्ण रूप से कांग्रेस के सदस्य थे। तो इसी प्रकार से जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को वो पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। तो आइए अगली वीडियो में हम 1858 के बाद का जो भी बचे हुए एक्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे। आप सभी से अनुग्रह है मेरा कि आप कृपया चीज़ों को लिखना स्टार्ट कीजिए और साथ ही उन पे अमल करना स्टार्ट कीजिए, मतलब चीज़ों को याद करना, क्योंकि आपको याद नहीं करोगे तब तक कोई भी बेनिफिट नहीं है। लिखने से, देखने पर से कुछ नहीं होता, चीज़ों को याद भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।